मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के मूल विधि पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिनियम पर। और ये अधिनियम होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसे जो है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। तो बहुत ही इत्मीनान से आप देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अधिनियम थोड़ा सा लेंदी है तो 1 घंटे से ऊपर का क्लास हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो आपको अधीर नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, चलते फिरते इसे नहीं देखना है। रिलैक्स होकर आराम से स्टडी टाइम में जब पढ़ने बैठे पेन पेपर कॉपी लेकर के इस अधिनियम को देखिए और नोट्स बनाइए। मैंने आपके पेपरों का मूल्यांकन किया है, भ्रष्टाचार अधिनियम से सवाल पूछा गया है, तो इसको महत्व देते हुए करिएगा, लाइटली और इसे साधारण में ना लें। तो सबसे पहली चीज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की लाने की पृष्ठभूमि क्या थी, इस पे हम बात थोड़ी सी करते हैं और ये अधिनियम क्यों लाया गया। तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो है आपको ये रिप्लेस करता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को। यानी 1947 का जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था वो भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 161 से 169 तक जो लोक सेवक के संबंध में प्रावधान किए गए। साथ ही बात की जाए तो 1962 में के संथानम कमेटी का गठन हुआ था भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। तो के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन और 1947 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने के लिए और उन विधियों का समेकन करने के लिए, साथ ही आईपीसी में किए गए प्रावधानों का समेकन करने के लिए 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाया गया। अच्छा, ये है जब 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को या एक हद तक समाप्त करने में कामयाब नहीं रहा। 2005 में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एक एजेंसी थी जिसके द्वारा एक सर्वे किया गया। तो उस सर्वे में पाया गया कि भारत में 62% से अधिक नागरिक सरकारी कार्यालय में कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए रिश्वत दी थी। तो ये चीज़ एक बहुत ही चौंकाने वाली थी कि इतना कठोर कानून लागू होने के बाद ऐसा क्या था कि रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई। 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिकमेंडेशन किया, सिफारिश की कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाए और रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे में लाया जाए। साथ ही 2011 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें ये भ्रष्टाचार से संबंधित घरेलू कानूनों को सुधारने के लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों में आम सहमति बनी। तो इस कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे अनिल माधव कमेटी कहा गया। तो ये कमेटी 2013 में गठित हुई। अनिल माधव कमेटी 2013 में गठित हुई और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सन 2013 में ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक लाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश दैट टाइम यूपीए सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार थी, जिसके तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में ये अधिनियम पारित नहीं हो पाया। अच्छा, फिर ये अधिनियम राज्यसभा में 2018 में 19 जुलाई को पारित हुआ और लोकसभा में 24 जुलाई को पारित हुआ। 26 जुलाई को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तो ये भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम जो है 26 जुलाई को अधिनियमित हो गया। यानी 26 जुलाई 2018 को ये अधिनियम पारित हो पाया। तो इस तरह से अब अधिनियम में मैं सेक्शन की भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, आगे डिटेल में आपसे बात करूँगा। इस सेक्शन में बेसिकली अगर देखा जाए तो इस अधिनियम में
5 अध्याय थे और 31 धाराएं थीं, लेकिन जो 2018 का अमेंडमेंट था इसमें एक अध्याय और जोड़ा गया था, 4 का था, और इसमें 3 सेक्शन और जोड़े गए थे जो कि आपका 7A, 17A एंड 18A थे। ये सेक्शन जोड़ा गया और इसमें सेक्शन 8 में रिश्वत देने वाले को भी इसमें शामिल किया गया और साथ ही जो दंड था उसकी अवधि को काफ़ी बढ़ाया गया। तो इस अधिनियम के बारे में डिटेल में आपसे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए। आइए सबसे पहले इसके उद्देश्य को देखते हैं। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लाने का उद्देश्य क्या था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर लागू विधियों का समेकन करने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विधियों को संशोधन करना था। यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को जो लाने का मुख्य उद्देश्य था वो दैट टाइम जो भी विधियां प्रवर्तन में थी उनका समेकन करने। तो सबसे बड़ी जो विधि प्रवर्तन में थी वो 1947 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था और दूसरा था भारतीय दंड संहिता में की गई व्यवस्था। तो भ्रष्टाचार को लेकर लागू विधियों का समेकन करने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विधियों का संशोधन करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जा सके। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि 1947 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 161 से 169 यानी 169 तक तथा 1962 में गठित के संथानम समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यानी अगर ये पूछा जाए कि 1988 में आया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था कि दैट टाइम जो भी वर्तमान में विधियां प्रचलित थी भ्रष्टाचार को लेकर के उनका समेकन और उनमें संशोधन करना, ये मुख्य उद्देश्य था। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो 1947 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 169 और के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर आधारित थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह है अधिनियम 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित यानी पारित हुआ। यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित अर्थात पारित हुआ, जो कि 12 सितंबर 1988 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, ये पहला नोट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखिएगा। ये अधिनियम विदेश में रह रहे भारत के नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक यदि भारत देश से बाहर रहता है तो उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उसी तरह से लागू होगा जिस तरह से भारत में रहते हुए उस पर लागू होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो आपको भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो धारा 370 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटा दिया गया है। तो अब कोई भी अधिनियम वहाँ पे उसी तरह से लागू है जैसे भारत के अन्य राज्यों पर लागू होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट आप देखिए, इस अधिनियम यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इस अधिनियम में मूल रूप से यानी बेसिकली 5 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। बेसिक रूप से इस अधिनियम में यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 5 अध्याय एवं 31 यानी 31 सेक्शन हैं। लेकिन 2018 का जो अमेंडमेंट है इसके बाद से इसमें एक अध्याय जोड़ा गया 4 का,
तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ आता है कि वह संशोधन के साथ आपसे अध्याय पूछना चाह रहा है तो ये प्रश्न में मेंशन बाकायदे होगा, और अगर वो बेसिक रूप से पूछना चाह रहा है तो ये भी प्रश्न पढ़ करके आप समझ जाएंगे। तो जैसा सवाल होगा उसके अनुरूप ऑप्शन होंगे। तो अगर वो बेसिकली पूछना चाहता है तो आपका आंसर होगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में मूल रूप से 5 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। लेकिन अगर वो संशोधन के साथ ही पूछना चाहता है और प्रश्न ही ऐसा बना रहा है तो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 5 + 1 यानी 6 अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा धाराएं 31 और +3, क्योंकि 7A, 17A और 18A ये 3 सेक्शन जोड़े गए, तो इस तरह से 34 इसमें धाराएं हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन, मतलब जैसा प्रश्न होगा, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप करेंगे। ऐसा नहीं कि पूछ कुछ रहा है और ध्यान कुछ रखें। तो इसीलिए मैंने विधिवत एक्सप्लेन कर दिया है कि ये था और अब ऐसा है, तो सवाल जैसा है वैसा ही आंसर आप दीजिएगा। तो यहाँ पे आगे हम चलेंगे, इस अधिनियम की एक एक धाराओं पे अध्याय वाइज आपसे बात करेंगे और इसके सभी अध्याय पर डिटेल में बात करेंगे। अधिनियम थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप धैर्य के साथ पूरा देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दें, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा उसको, कि जो भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली एजेंसियां हैं, है ना, अगर पूछा जाए कि भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाले संस्था कौन कौन सी हैं, तो नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे 3 एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं भ्रष्टाचार पे और उस पर नज़र रखती हैं। तो ये राष्ट्रीय 3 संस्थान कह सकते हैं आप। इसको मैं हल्का सा आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। जब 1962 में केस संथानम कमेटी गठित हुई थी, तो केस संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही सीबीआई का गठन हुआ था, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, 1963 में सीबीआई का गठन हुआ और इसके बाद 1964 में 1964 में सीबीसी का गठन हुआ। सीबीसी का मतलब आप समझते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता कमीशन। तो सीबीसी का गठन 1964 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि करप्शन को देखना, करप्शन को वॉच करना, और सीबीआई का मुख्य काम क्या है कि अगर करप्शन हो गया है तो उसकी जांच करना, या कहीं भी कोई भी घटना हुई है तो उसकी जांच करना सीबीआई का काम था। लेकिन सबसे बड़ी थी कि इनके काम पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगता रहता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो आपका था सीबीआई क्या है, इसके टिप्पणी पे हमेशा आरोप लगते रहे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी थी और इसमें ये माना जाता था कि ये सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष के ऊपर ज़्यादातर अप्लाई की जाती है कि भाई हमारी गवर्नमेंट आई है तो अब विपक्ष के हर मुद्दे पर सीबीआई जांच बैठाल दीजिए और जेल भेजना शुरू करिए, सीबीआई जांच कराकर मुकदमा लिखवाइए, सीबीआई से जांच कराइए। आपका एक इसका उदाहरण ताज़ा आपको दिख सकता है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर सीबीआई जांच बैठाई गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग उंगली उठाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो सीबीआई है ये भेदभावपूर्ण तरीके से काम करती है। अच्छा, इन सबके ऊपर जो बढ़कर के एजेंसी 2013 में बनी वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होगी और वो है लोकपाल। लोकपाल ये 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हुआ। आपने देखा होगा कि 2011 से लेकर के अन्ना हजारे द्वारा जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया गया और 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया। तो इसमें सेंट्रल में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जिनकी अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सबसे कारगर ये एजेंसी है लोकपाल और लोकायुक्त। तो इस तरह से हम लोग आगे डिटेल में धारा वाइज बात करेंगे। आप एक एक पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसके अध्याय 1 पर आते हैं। आइए देखिए, इस अधिनियम के अध्याय 1 पर आप आइए।
अधिनियम का अध्याय 1 जिसे प्रारंभ कहा गया है या प्रारंभिक कहा गया है, यानी अधिनियम का प्रारंभ होता है। इस अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। तो धारा 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार है इसका, तथा धारा 2 में इस अधिनियम से जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो अधिनियम की धारा 1 में संक्षिप्त नाम जो दिया गया है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दिया गया है। अमेंडमेंट के बाद इसका नया नाम भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 होगा। ये भ्रष्टाचार निवारण अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो है राज्यसभा में 19 जुलाई 2018 को पारित हो गया था, लोकसभा में 24 जुलाई 2018 को पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 26 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को 2018 में होने के बाद से यह अधिनियम संशोधन के बाद पूरी तरह से लागू हो गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि अधिनियम का विस्तार क्या है और उसके बाद परिभाषा देखेंगे। आइए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इस अधिनियम का जो विस्तार है, इस अधिनियम की जो अधिकारिता क्षेत्र है वो बेसिकली 1988 के अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू मेंशन किया गया था। और साथ ही ये बताया गया था कि भारत के बाहर रह रहे यानी विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के ऊपर यह अधिनियम उसी तरह से लागू होगा जैसे देश के अंदर रहते हुए लागू होता। अच्छा, अब ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी पूरी तरह से प्रभावी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस अधिनियम की अधिकारिता अब संपूर्ण भारत हो जाएगी, जम्मू कश्मीर राज्य सहित, और भारत के बाहर अर्थात विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी ये अधिनियम लागू होगा। अब हम आगे देखेंगे कि अधिनियम की धारा 2, तो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। इसमें 2A, 2B और 2C। 2A में निर्वाचन की परिभाषा दी गई है। 2B में लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटीज़ क्या होती है इसकी परिभाषा दी गई है। और 2C जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें लोक सेवक की परिभाषा दी है। अब आपको यहाँ पे ये बता दें कि लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, तो लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड IPC के सेक्शन 21 में भी दी हुई है। लेकिन IPC यानी इंडियन पेनल कोड 1960 की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी है उससे यहाँ पे डिफरेंट परिभाषा लोक सेवक की बताई गई है। यानी 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारी, निगम यानी कॉरपोरेशन के कर्मचारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्राधिकरण जो अथॉरिटीज हैं उनके कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापक, प्रोफेसर या किसी बोर्ड कमीशन के अध्यक्ष या आयुक्त को इसके दायरे में लाया गया है। साथ ही सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, पंचायत के अध्यक्ष, इनको भी लोक सेवक की परिभाषा में लाया गया। यानी कुल मिलाकर के 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी हुई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे परिभाषाएं। आइए सेक्शन 2 पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा धारा 2A में या 2 में दी गई है। इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। निर्वाचन मीन्स इलेक्शन को परिभाषित किया गया है। तो अधिनियम की धारा 2 या 2A इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है, जिससे तात्पर्य संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए विधि के अधीन किसी भी माध्यम से किया गया निर्वाचन होगा। तो ये धारा 2A में दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर आइए, धारा 2B लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटीज़। तो पब्लिक ड्यूटीज़ से क्या तात्पर्य है आपका?
ऐसा कार्य जो जनता या समुदाय के हित में किया जाए उसे लोक कर्तव्य कहा जाएगा। तो अधिनियम की धारा 2B में या 2 में इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। लोक कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो जनता या समुदाय के हित में किया जाए। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, लेकिन ये सवाल कई बार मैंने देखा कि पूछा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, यानी पब्लिक ड्यूटीज को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका 2B या 2 होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 2C या 2 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है कि किसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा है उससे ये काफ़ी ब्रॉड परिभाषा दी हुई है। लोक सेवक से तात्पर्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से वेतन या लाभ ले रहे कर्मचारी व अधिकारी, विभिन्न निगमों यानी कॉरपोरेशन, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, सचिव, कर्मचारी आदि, सरकार द्वारा गठित बोर्डों या आयोगों के अध्यक्ष, सचिव आदि, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक आदि, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए गठित सोसाइटी के अध्यक्ष, कोई भी न्यायाधीश, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, विधायक और सांसद, ये सब पब्लिक सर्वेंट के तहत आएंगे, लोक सेवक के तहत आएंगे। अच्छा, जो 2018 का संशोधन अधिनियम में है, इसमें 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत, तो 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी या सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे या कभी भी सहायता प्राप्त किया हो ऐसे संस्था के कर्मचारी या अधिकारी भी लोक सेवक के दायरे में आएंगे। यानी भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके अधिकारी, कर्मचारी भी लोक सेवक के दायरे में आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 1 की धारा 2 में 3 परिभाषाएं दी हैं। 2A में निर्वाचन को परिभाषित किया गया, 2B में लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया यानी पब्लिक ड्यूटीज को, और 2C में लोक सेवक को परिभाषित किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की अधिनियम का अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 6 तक का इसमें मेंशन किया गया है। तो अध्याय 2 हम लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अध्याय 2, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो अध्याय 2 में किया गया है, और ये धारा 3 से लेकर के 6 तक मेंशन है यहाँ पे। अब इसमें आप देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखना है वो धारा 3 है, और यही अक्सर पूछा जाता है कि अधिनियम की धारा 3 में क्या है। तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अधिनियम की धारा 3 में किया गया है। बाकी 4, 5, 6 ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको भी साथ में देख लेना। तो अधिनियम की धारा 3 देखिए, इसके अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाएगी। कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है यदि वह सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश है या रहा हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कोई सत्र न्यायाधीश है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है, सहायक सत्र न्यायाधीश है, या वो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश रहा हो। अच्छा, तो ये धारा 3 ध्यान रखेंगे। धारा 4 अधिनियम की देखिए, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण कौन से होंगे ये मेंशन 4 में किया गया है। धारा 5 में विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया दी हुई है, और धारा 6 में
इस अधिनियम के तहत संक्षिप्त विचारण करने की न्यायाधीश की शक्ति दी हुई है, यानी विशेष न्यायाधीश की संक्षिप्त विचारण की शक्ति जो है वो अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अध्याय 3 पर। और अधिनियम का अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अध्याय 3 में अपराध एवं सस्तियों से तात्पर्य यहाँ पे दंड है, यानी ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। तो अपराध एवं सस्तियाँ, और ये अध्याय धारा 7 से लेकर के 16 तक है, यानी अध्याय 1 जो था वो 1 से लेकर के 2 तक था। अध्याय जो 2 था आपका वो आपका 3 से लेकर के 6 धारा तक था। अध्याय 3 जो है ये धारा 7 से लेकर धारा 16 तक है। तो अध्याय 3 में अपराध एवं सस्तियाँ यानी ऑफेंस एंड पेनल्टीज मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे धारा 7 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये मूल अधिनियम 1988 की धारा है, और इसी 2018 के संशोधन के बाद इसी धारा की एक उपधारा बनाई गई है 7 का। तो उसको भी हम साथ में देखेंगे। पहले धारा 7 देखते हैं, फिर धारा 7 का देखेंगे जो कि संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। तो धारा 7 में है, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना। अच्छा, ये परितोषण जो शब्द है ये 2018 का जो अमेंडमेंट था उसमें सम्यक लाभ कर दिया गया है, यानी परितोषण से हटाकर सम्यक लाभ कर दिया गया है। तो अब आप देखिए धारा 7, इसके अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक, जैसा कि धारा 2C में मेंशन है लोक सेवक, तो इसके अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का परितोषण इनाम किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या इसके लिए सहमत होगा या इसका प्रयत्न करेगा, अपने कर्तव्य को करने के लिए, ना करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए, तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपको ये बता दें कि मूल अधिनियम में जो ये दंड था वो न्यूनतम था 6 माह और अधिकतम था 5 वर्ष, साथ में जुर्माना। लेकिन 2018 के संशोधन के बाद ये दंड न्यूनतम हो गया है 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तथा जुर्माना। तो ये धारा 7 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का परितोषण इनाम किसी व्यक्ति से ग्रहण करता है या इसकी सहमति देता है, सहमत होता है, एग्री होता है या इसका प्रयत्न करता है, जो कर्तव्य है उसको करने के लिए या उसे ना करने के लिए या उससे अलग रहने के लिए, तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अधिनियम की धारा 7A आपके सामने लिखी हुई है और ये 2018 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी असम्यक यानी जो परितोषण था उसके लिए असम्यक शब्द का प्रयोग कर दिया। किसी असम्यक लाभ को प्राप्त करने के लिए सहमत होने या प्राप्त करने के प्रयत्न से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा। लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन ही अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्य पालन अनुचित रहा हो या ना रहा हो। यहाँ पे वर्क से मतलब नहीं है, कार्य पालन अनुचित रहा हो या ना रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक नोट हमने नीचे लिखा है, यहाँ लोक सेवक असम्यक लाभ सीधा प्राप्त करे या पक्षकार के माध्यम से प्राप्त करे, इससे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 3 की धारा 8 देखिए। लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना। आपको बताते चलें
कि 2005 में जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी द्वारा जो है एक सर्वे किया गया था भारत में, तो पाया गया कि भारत जो एशिया के 15 पैसिफिक कंट्रीज हैं उसमें करप्शन के मामले में टॉप लेवल पर है। और उस एजेंसी ने ये कहा कि भारत में 62% लोग सरकारी कार्यालय में कभी न कभी वो रिश्वत देते हैं। तो इसके बाद जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था उसने करप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई और ये कहा कि ये 1988 के अधिनियम में संशोधन किया जाए और संशोधन में रिश्वत देने वाले को भी इसके तहत लाया जाए। तो अधिनियम की धारा 8 में, अभी आगे मैं आपको नोट में लिखाऊंगा, अधिनियम की धारा 8 में रिश्वत देने वाले को भी समान दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये मैंने नोट में लिख दिया है, आपको नोट करा देता हूँ। आइए देखिए, लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना, धारा 8। इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति अपने लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण किसी लोक सेवक को देता है और लोक सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा कोई काम करने के लिए, ना करने के लिए या उससे अलग रहने के लिए, काम करने के लिए, ना करने के लिए या उस काम से अपने को हटाने के लिए सहमत हो जाता है या इसका प्रयत्न करता है, तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बेसिकली जो ये अधिनियम 88 का था उसमें न्यूनतम दंड 6 माह का और अधिकतम 5 वर्ष का था, साथ में जुर्माना। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट में तो सारे दंड नए लिखे जाएंगे। अब आप इन्हीं को ध्यान रखेंगे। तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाए। आइए इसके नोट आपको दिखाते। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मैं आपको कुछ नोट दिखा रहा हूं और ये अमेंडमेंट 2018 के बाद शामिल हुए। तो पहला देखिए, नोट फर्स्ट में मैंने लिखा है, मूल अधिनियम में इस धारा के अंतर्गत केवल लोक सेवक को दंडित किया जाता था। यानी 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है किसी प्रकार का अवैध साधन से असर डालने के लिए या भ्रष्ट साधन द्वारा असर डालने के लिए, तो उस स्थिति में रिश्वत देने वाला व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता था, बल्कि परितोषण को ग्रहण करने वाला या सहमत होने वाला या उसका प्रयत्न करने वाला लोक सेवक दंडित किया जाता था। दैट टाइम जो सज़ा थी वो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष एवं जुर्माना था। लेकिन अभी क्या है, इसके तहत धारा 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति अवैध साधन द्वारा या भ्रष्ट साधन द्वारा असर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए परितोषण देता है लोक सेवक को, तो यदि लोक सेवक ग्रहण कर लेता है तो दोनों दोषी होंगे। यदि लोक सेवक ग्रहण कर लेता है तो दोनों दोषी होंगे। यदि लोक सेवक ग्रहण नहीं करता है तो देने वाला व्यक्ति दोषी होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चले कि यदि किसी व्यक्ति ने धारा 8 के तहत विवश होकर के किसी को रिश्वत दी है तो इस व्यवस्था को विधि प्रवर्तन अधिकारी के यहाँ वो जिस दिन उसने रिश्वत दी है उस तारीख से 7 दिन के भीतर यदि वो सूचित कर देता है, इसकी रिपोर्ट दे देता है, तो उस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। अच्छा, नोट फर्स्ट देखिए, मूल अधिनियम में इस धारा के अंतर्गत केवल लोक सेवक को दंडित किया जाता था, किंतु 2018 के संशोधन के बाद परितोषण देने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। उसी प्रकार से मतलब लोक सेवक के समान दंडित किया जाएगा। नोट 2 देखिएगा, परंतु यदि व्यक्ति ने विवश होकर लाभ दिया है तो धारा 8 के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे, किंतु विवश व्यक्ति लाभ देने की तारीख से 7 दिन के भीतर विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी को इसकी सूचना या रिपोर्ट दे दे। क्लियर हो गया होगा। आगे आइए देखिए, ये धारा 8 के तहत तीसरा नोट आप देखिए, यदि
यही अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन यानी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने किया हो तो उसे कारावास से नहीं बल्कि केवल जुर्माने से दंडित किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यदि यही अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन या कंपनी ने किया हो तो उस पर मात्र जुर्माने का दंड लगाया जाएगा। कौन सा अपराध? लोक सेवक को असर डालने के लिए परितोषण का देना। तो यदि कोई व्यक्ति देता है तो उसे लोक सेवक के समान ही दंडित किया जाएगा अमेंडमेंट 2018 के अकॉर्डिंग। एंड अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई वाणिज्यिक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो देता है तो उस पर केवल जुर्माना लगेगा। ये जुर्माने की राशि बहुत बड़ी होती है, वो कंपनी की हैसियत से होती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, इस तरह से जुर्माना लगाया जाता है। अच्छा, एक और हमने नोट 4 पे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को पकड़वाने के लिए रिश्वत देता है तो उस पर यह उपबंध लागू नहीं होगा। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि होता क्या है कि आपने सुना होगा कि रंगे हाथों पकड़वाना। तो रंगे हाथों पकड़वाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति विजिलेंस टीम को फ़ोन कर देता है कि साहब हमें इस काम के लिए फला लोक सेवक हमसे पैसे मांग रहा है। तो उसके बाद क्या करता है कि एक केमिकल होता है और ये केमिकल आपका जो होता है फेनाफ्थलीन होता है, थलीन। ये फेनाफ्थलीन नामक एक केमिकल होता है, पाउडर होता है, इसको वो नोटों पे लगा देता है। फेनाफ्थलीन नाम ध्यान रखिएगा। इसको नोटों पे लगा देता है और नोटों पे लगाने के बाद अमुक लोक सेवक को वो नोटें वो दे देता है। जब विजिलेंस टीम तुरंत छापा मारती है और उस व्यक्ति से वो नोटें बरामद करती है, उसके हाथों को धुलवाती है, तो हाथ तुरंत रेड हो जाते हैं क्योंकि ये केमिकल ऐसा होता है कि हाथों को लाल कर देता है। तो इसी को एक मुहावरा बना दिया, रंगे हाथों पकड़ना। तो ये पाउडर जो होता है फेनाफ्थलीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को पकड़वाने के लिए रिश्वत देता है तो उस पर यह उपबंध धारा 8 लागू नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 3 की धारा 9। अध्याय 3 की धारा 9 आप देखिएगा, लोक सेवक पर व्यक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये धारा है और इसमें कोई लोक सेवक या कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आता है, मीन्स विधायक, सांसद हो गया या कोई भी और हो गया, इस तरह का जो लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यदि वह किसी व्यक्ति से अपने अधीनस्थ लोक सेवक पर अपना व्यक्तिगत असर या दबाव डालने के लिए किसी से परितोषण ग्रहण करता है तो इस धारा के तहत वो दंडित किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, धारा 9 लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए परितोषण का लेना। इसके अंतर्गत जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कर्तव्य करे न करे या उस कर्तव्य से विरत रहे, तो वह न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास एवं अधिकतम 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 9 में एक कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के दायरे में आता है, वह अपने अधीनस्थ लोक सेवक पर दबाव डालने के लिए किसी व्यक्ति से परितोष ग्रहण करता है तो वह इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 10 पे, अध्याय 3 की धारा 10, लोक सेवक द्वारा धारा 8 व धारा 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई लोक सेवक धारा 8 और 9 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो वह इस अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप फिलहाल इतना याद रखिएगा कि अधिनियम की धारा 10 में कोई भी लोक सेवक जो धारा 8 और 9 के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। धारा 11 आप देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये धारा 11। लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के मतलब होता है बिना कीमत चुकाए, बदले में कीमत चुकाए।
तो लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करना, ये अधिनियम की धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध है। अब आप इसको डिटेल में देखिए। इसके अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा, प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा, यानी कीमत के बिना या पर्याप्त कीमत के बिना किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। अर्थात यहाँ पे मैंने स्पष्टीकरण थोड़ा सा लिखा है, अर्थात लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान चीज न ले जिसका राजकीय कार्यवाही से संबंध हो। इसके तहत न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की व्यवस्था की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11 में लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के द्वारा मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करना। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि सपोज करिए कि किसी प्रखंड का, किसी एरिया का एसडीएम है और उस एरिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का काम करता है, लैंड का काम करता है, भूखंड का काम करता है। उसका कोई मामला है जिसका निस्तारण एसडीएम द्वारा किया जाता है। अब एसडीएम क्या करता है, बदले में उसे, मान लीजिए कोई भूखंड है 10 लाख रुपए का, तो उसे 50,000 रुपये दे करके और भूखंड ले लेता है, या 1 रुपये नहीं देता है, भूखंड ले लेता है। तो जो राजकीय कार्रवाई उसने किया, अपनी ड्यूटी किया, अपना कर्तव्य किया, उसके बदले में बिना प्रतिफल अथवा अपर्याप्त प्रतिफल, मतलब 10 लाख के लिए 50,000 रुपये दे दे और या 1 रुपये भी ना दे और वो भूखंड अपने नाम ले ले या अपने किसी परिचित के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम वो करा दे, तो क्या होगा कि वह इस धारा के तहत 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से लोक सेवक दंडित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अध्याय 3 की धारा 12 पे, और ये भी दुष्प्रेरण के लिए दंड है। अभी हमने आपको पीछे जो नोट कराया धारा 10, उसमें 8 और 9 के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया था, और ये धारा 12 में 7 और 11 के दुष्प्रेरण के लिए दंड है। एक्चुअली यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पे आप नज़र रखिएगा। अधिनियम की धारा 12 जो कि अध्याय 3 में आती है और अध्याय है अपराध एवं सस्तियाँ, तो धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 12 में। अच्छा, आपको पहले ये बता दें, याद दिला दें कि धारा 7 में है कि कोई भी लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोष ग्रहण करता है, और धारा 11 जो आपकी है उसमें कहा गया है कि अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के कोई मूल्यवान चीज को प्राप्त करता है, तो दोनों दंडनीय है। और इनका जो दुष्प्रेरण है दोनों का, यानी 7 और 11 का जो दुष्प्रेरण है उसके लिए दंड का प्रावधान 12 सेक्शन में किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो कोई धारा 7 या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप घटित हुआ हो या घटित ना हुआ हो, उसे न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि धारा 7 और 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए 12 में दंड का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 13 यानी अध्याय 3 की धारा 13, इसमें लोक सेवक द्वारा यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा आपराधिक औचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, और इसके 4 पॉइंट हैं, आ, बा, सा और या करके। इसमें आपराधिक औचार का मतलब होता है दुराचरण। आपराधिक औचार का मतलब हो गया दुराचरण, यानी इसके अंतर्गत कोई लोक सेवक आपराधिक औचार वाला कहा जाएगा यदि वह, अब इसमें आप पॉइंट आप देखिए, स्वभावता का मतलब होता है जिसकी आदत बन चुकी हो, यानी धारा 7 के तहत
अपराध करने की आदत बन चुकी हो, रिश्वत लेने की आदत बन चुकी हो। मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा जो साधारण बोलचाल की भाषा में है। पहले आप देखिए, इसके अंतर्गत कोई लोक सेवक आपराधिक औचार यानी दुराचरण वाला कहा जाएगा यदि वह स्वभावतः यानी आदत बस धारा 7 में अंतर्विष्ट अधिकृत कार्य में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है, सहमत होता है या इसका प्रयत्न करता है तो आपराधिक दुराचरण वाला लोक सेवक कहा जाएगा। अब इसे प्रैक्टिकल में समझिए, जिस काम के लिए हमें जिस सीट पे बैठाया गया है, मीन्स लोक कर्तव्य करने के लिए हम रिश्वत लेते हैं, लेने के लिए सहमत होते हैं कि साहब इतना मैं दूंगा, आप मेरा काम कर दीजिए, या उसका प्रयत्न करते हैं, तो धारा 7 के तहत ये व्यक्ति दोषी है, लेकिन बार बार अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो धारा 13 के तहत ये आपराधिक औचार वाला लोक सेवक कहा जाएगा। अच्छा, आइए अगले पॉइंट पे इस पे बा, सा और दा आपको दिखाते हैं। अगला पॉइंट आपने देखा कि धारा 13 में लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार यानी दुराचरण की दी गई है व्यवस्था, जिसमें आपने एक पॉइंट ऊपर मैंने लिखा था जिसमें लिखा था कि इसके अंतर्गत कोई लोक सेवक आपराधिक दुराचरण वाला कहा जाएगा यदि वह, तो पहले पॉइंट में आपने देखा कि स्वभावता यानी आदतन बस धारा 7 में वर्णित अपराध की पुनरावृत्ति बार बार वो करे। अच्छा, इसका बा पॉइंट आप देखिए, यदि वह स्वभावता का मतलब आदि अपराधी, आदतन वह धारा 11 में वर्णित बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार करता है, सहमत होता है या प्रयत्न करता है, यानी धारा 11 के अपराध को स्वभावता वो बार बार दोहराए। अच्छा, तीसरा पॉइंट सा इसमें लिखा है धारा 13 में, यदि लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या नियंत्रण में दी गई संपत्ति का दुरुपयोग करता है। एक उदाहरण के जरिए आपको बता दें, सपोज करिए कि किसी थाना प्रभारी द्वारा कोई किसी का व्हीकल सीज किया गया है, निरुद्ध किया गया है और उसे थाने में जमा कर दिया गया। अब क्या है, वो थाना अध्यक्ष के नियंत्रण में है, उसे सौंपी गई है लिखित रूप से, लेकिन थाना अध्यक्ष उस व्हीकल को अपने निजी कार्य में या अपने नातेदार रिश्तेदार के निजी कार्यों में उसे प्रयोग करता है तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा यदि लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या नियंत्रण में दी गई संपत्ति या किसी वस्तु का दुरुपयोग करना। अगला पॉइंट देखिए, इसी का ये चौथा पॉइंट आप देखिए, आ, बा, सा, अब आप दा देखेंगे और ऊपर लिखा हुआ है लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। इसके अंतर्गत कोई लोक सेवक आपराधिक औचार वाला कहा जाएगा यदि वह, तो ये दा, यदि वह भ्रष्ट साधनों से या अपने लिए, यदि वह भ्रष्ट साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है अथवा लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति यानी पद और पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपने लिए या किसी अन्य के लिए लाभ प्राप्त करता है तो वह लोक सेवक आपराधिक औचार यानी दुराचरण वाला कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपने लिए या किसी अन्य के लिए, तो किसी अन्य से आप अक्सर सुनते होंगे कि फला अधिकारी अपने पत्नी के नाम, ड्राइवर के नाम, नौकर के नाम, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी लिखा देता है, तो इसलिए इसके दायरे को बड़ा किया गया है कि अपने लिए या किसी अन्य के लिए अपनी पद पोजीशन का फायदा उठाते हुए कोई लाभ प्राप्त करता है तो आपराधिक औचार वाला वह लोक सेवक कहा जाएगा। इसी का अगला पॉइंट देखिएगा, या ये धारा 13 का लास्ट पॉइंट देखिएगा, या यदि उसके या उसकी ओर से लोक सेवक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो वह लोक सेवक आपराधिक औचार यानी दुराचरण वाला कहा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, एक बार मैं पूरा सरसरी तौर पे फिर से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि धारा 13 इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की धारा 13, अध्याय 3 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार यानी दुराचरण यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार के लिए दंड का प्रावधान धारा 13 में किया गया है।
अब इसमें आ, बा, सा, दा या 5 पॉइंट हैं। आ में आपने देखा कि अगर धारा 7 का अपराध अभ्यस्ता आदतन बस करता है, बार बार रिश्वत लेता है, अपने लोक कर्तव्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोष ग्रहण करता है। अच्छा, उसके बाद बा में हमने बताया कि वो 11 के तहत आदतन अपराध करता है, यानी बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के बिना कोई मूल्यवान वस्तु को ग्रहण करता है। और सा में हमने बताया कि अपनी पद स्थिति का फायदा उठा करके किसी जो उसके कब्जे में संपत्ति है उसका दुरुपयोग करना। तो इस तरह से आपने देखा। और ये लास्ट पॉइंट है, अगर आय से अधिक उसके पास संपत्ति होती है और उसके स्रोत वो नहीं बता पाता, उसके पास, परिवार के पास, उसकी पत्नी के पास अगर आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो वह लोक सेवक आपराधिक औचार वाला कहा जाएगा। और इन सब मामलों में धारा 13 के तहत 4 वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम 10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अच्छा, ये सज़ा जो है आपकी 2018 में प्रावधानित की गई है। इससे पहले इस धारा के तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता था। अब ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 4 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अध्याय 3 की धारा 14 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है। धारा 14 में कहा गया है कि धारा 8, धारा 9, धारा 12 के अधीन अभ्यासतः अपराध करना, यानी कोई व्यक्ति आदतन, जिसकी आदत बन चुकी है सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 12 के तहत इन अपराधों की पुनरावृत्ति करने की, यानी अभ्यासता यानी आदतन वो बार बार अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो उससे न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 8 में है कि अवैध या भ्रष्ट साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण ग्रहण करना। और धारा 9 में है व्यक्तिक असर डालने के लिए अपने अधीनस्थ पे परितोषण ग्रहण करना। और धारा 12 में है कि 7 और 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण करना, 7 और 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण करना, ये प्रावधान 12 में किया गया है। तो कोई व्यक्ति कोई लोक सेवक अभ्यस्ता यानी आदतन धारा 8, 9 व 12 में वर्णित अपराध करता है तो वह न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 15 यानी अध्याय 3 की धारा 15 और ये लास्ट होगी। 16 में नहीं बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा नहीं। 16 में जुर्माना है कि जो बार बार हर सेक्शन में जुर्माने की बात की जा रही है कि जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तो उस जुर्माने की राशि क्या होगी, क्योंकि किसी सेक्शन में राशि मेंशन नहीं है, वो स्पेशली इस धारा में निर्धारित की जाएगी एट ए टाइम कि क्या राशि होगी। तो 16 में जुर्माना है। अच्छा, धारा 15 देखिए, प्रयास के लिए दंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अध्याय 3 अपराध एवं सस्तियाँ, जिसमें 7 से 16 तक था, कि धारा 15 प्रयास के लिए दंड। इसके अंतर्गत जो कोई धारा 13 में वर्णित अपराध का प्रयत्न करेगा, धारा 13 जिसमें आबा सादा या आपको दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके अंतर्गत जो कोई धारा 13 में वर्णित अपराध का प्रयत्न करेगा वह न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित होगा। जो बेसिक 88 का अधिनियम था उसमें 3 वर्ष का कारावास था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले अध्याय पर। धारा 17 आप देखिएगा, अध्याय 4 जिसमें अन्वेषण है, अन्वेषण का मतलब जांच यानी इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें धारा 17 का जो जोड़ी गई है और 18 ये 3 दी हुई हैं। 18 का जो है वो भाग 4 का में चली गई है, 18 का इसमें नहीं है। इसमें धारा 17 है, 17 का है और 18 है, इसलिए मैंने 17 से 18 लिख दिया है। तो धारा 17 जो है, अन्वेषण के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर के पद से नीचे का ना हो वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण तथा वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। आप ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत यानी अथराइज्ड किया कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, वह इस अधिनियम के तहत अपराध का अन्वेषण कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक यानी जिले के एसपी रैंक से नीचे का अधिकारी हो। यानी अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में किसी की लोक सेवक की जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो जिले के एसपी से पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना पुलिस अधीक्षक की अनुमति प्राप्त किए कोई भी पुलिस अधिकारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने धारा 17 देख लिया। अब इसके बाद मैं धारा 17 का पे बात करूंगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 17 का, जो कि हमने आपको बताया था कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई है। तो अध्याय 4 जिसमें अन्वेषण हम लोग देख रहे थे, तो धारा 17 से 18 तक है 17 का, जो कि यह धारा 2018 के संशोधन में जोड़ी गई। राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 17 का जो है 2018 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में पूछताछ या अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जो लोक सेवक के शासकीय कृत्यों यानी गवर्नमेंटल ड्यूटीज के निर्वहन से संबंधित है। यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिना पूर्व अनुमोदन के किसी भी लोक सेवक से पूछताछ नहीं करेगा जो कि उसके शासकीय कार्यों से यानी गवर्नमेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया, जैसा कहा जा रहा है, लोग अभिकथित रूप से किया गया मतलब कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं हुआ है, कहा जा रहा है अभिकथित रूप से। तो जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया तो वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजित है या था। इसका मतलब है कि इसमें उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड लोगों को भी इसके दायरे में लाया गया है। वह नियोजित है या था। अगर 3 साल पहले कोई रिटायर्ड हो चुका है और आज वो खुलता है, मुकदमा खुलता है या ऐसा कोई खुलता है कि उस मामले में रिश्वत ली गई थी, तो वो व्यक्ति यदि उस समय राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन उस पद पर नियोजित था तो उसको भी इसके दायरे में लाया जाएगा। तो अच्छा, अगला पॉइंट इसी का 17 का देखिएगा। अनुमोदन मात्र से किसी व्यक्ति को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिली है और शिकायत का अनुमोदन कर दिया गया तो उसे घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि संबद्ध प्राधिकारी द्वारा इस बात का विनिश्चय करने के लिए 3 माह के भीतर उसे सूचना देना होगा। तो ये आप सेक्शन 17 का, जो कि नया है 2018 में जोड़ा गया है। आइए अगला पॉइंट देखिए, धारा 18 अध्याय 4 का, ये धारा 18 लास्ट है अध्याय 4 की धारा 18। तो धारा 18 में बैंकर बहियों का मतलब लेज़र के निरीक्षण की शक्ति, यानी जिस व्यक्ति पर रिश्वत का आरोप लगाया गया या आय से अधिक संपत्ति पाई गई है या इस तरह का कोई मामला है कि उसने बहुत सारी भूखंड या आवास बनाए हैं, तो उनकी जांच के लिए पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। यानी जिले का एसपी या आईजी, डीआईजी या डीजीपी, इनके द्वारा जांच की जाएगी। तो आप देखिए धारा 18 बैंकर बहियों के निरीक्षण की शक्ति, इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर पंक्ति के अधिकारी द्वारा बैंक खातों एवं बहियों की जांच की जा सकेगी। तो ये धारा 18 है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अध्याय 4 का देख लीजिए। हमने आपको बताया कि ये 2018 के अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, जिसकी सेक्शन 18 का, तो इसमें एक ही धारा है 18 का और इसमें कुछ खास नहीं, इसलिए हमने मेंशन भी नहीं किया। अध्याय 4 का संपत्ति की कुर्की एवं समहरण। समहरण का मतलब कि उसे कब्जे में ले लेना,
ठीक है, संपत्ति की कुर्की। और ये कुर्की की विधि वही होगी जो 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता में मेंशन है, यानी CRPC 1973 में जो कुर्की का प्रावधान है एग्जैक्टली उसी तरह से होगी। तो संपत्ति की कुर्की एवं संहरण धारा 18 का में कहा गया है कि कोई व्यक्ति परितोष के द्वारा या रिश्वतखोरी द्वारा या गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करता है तो इसे इस धारा के तहत कुर्क या संहरण किया जा सकता है 18 का के तहत। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम का अध्याय 5 और लास्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अध्याय 5, जिसमें अभियोजन के लिए मंजूरी एवं अन्य विविध उपबंध, ये प्रकीर्ण लिखा रहता है, इसको विविध या मिसलिनियस कहते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। तो अध्याय 5 में जो सेक्शन है वो 19 से लेकर के 31 तक हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लिख दिया, जैसे अध्याय 1 में 1 से 2 तक है, फिर 3 से 6 तक है, फिर 7 से 16 तक है, फिर 17 से 18 है और इस तरह से 19 से 31 है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें धारा 19 अभियोजन के पूर्व, इसका मतलब होता है मुकदमा चलाने से पूर्व, है ना। मुकदमा, अभियोजन का मतलब उसके खिलाफ चार्जशीट, मुकदमा चलाने से पूर्व। अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यक है, यानी बिना स्वीकृति के किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति ने रिश्वत ली है। तो इसमें अगर वह संघ सरकार के अंतर्गत नियोजित कर्मचारी या अधिकारी है तो संघ सरकार से अनुमति लेनी होगी, और अगर राज्य सरकार के अंतर्गत नियोजित कर्मचारी या अधिकारी है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। तत्पश्चात जो है उसके खिलाफ अभियोजन दर्ज किया जाएगा। तो धारा 19 है अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्वीकृति संघ मामलों में नियोजित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य में नियोजित व्यक्ति के संबंध में राज्य सरकार देगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी सेक्शन अध्याय की धारा 20 देखिए, इस अधिनियम की धारा 7 व 11 के अंतर्गत लोक सेवक को दोषी माना जाता है। 7 में आपने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोष ग्रहण करता है, और 11 में था कि बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के कोई मूल्यवान चीज़ ग्रहण करता है, तो अगर ये किसी के ऊपर आरोप लगता है तो वह दोषी ही माना जाएगा, वह अपराधी ही माना जाएगा, जब तक कि साबित ना हो जाए कि वह निर्दोष है। तो ये धारा 20 में है कि इस अधिनियम की धारा 7 व 11 के अंतर्गत लोक सेवक को दोषी माना जाता है, फुल स्टॉप, जब तक कि वह साबित ना हो जाए कि वह निर्दोष है। अच्छा, धारा 21 क्या है? अभियुक्त की प्रार्थना पर उसका गवाह या साक्षी बन जाना। यह भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बड़ा मैटर है, जैसे कोयला आवंटन घोटाला था, आपका चारा घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया, जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे, बड़े बड़े राजनेता, सांसद और अधिकारी, IAS ऑफिसर्स, सचिव रैंक के अधिकारी, उसमें एक छोटा सा भी कर्मचारी फंसा था। अब वो क्या करता है कि वह सरकारी गवाह बन जाता है। सरकारी गवाह बन जाता है तो हो सकता है कि सरकार उस पर रहमत कर दे, न्यायालय उस पर रहमत कर दे। तो अभियुक्त की प्रार्थना पर उसका गवाह या साक्षी होना, ये सेक्शन 21 में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अध्याय 5 की सेक्शन 24 है, और इस धारा का 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें लोप कर दिया गया है इस धारा का। तो रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित ना होना, यानी अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देता है और वह कथन करता है कि अमुक लोक सेवक को हमने रिश्वत दिया है, तो इस आधार पर अभियोजन दर्ज नहीं किया जाएगा। इस धारा का 2018 के अमेंडमेंट में लोप कर दिया गया है, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। अच्छा, धारा 27 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, और इसके बाद की धारा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो धारा 27 हमारी लास्ट होगी, हालांकि इसमें 31 धाराएं हैं। अच्छा, अपील एवं पुनरीक्षण, पुनरीक्षण का मतलब रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय की जो शक्ति
उच्च न्यायालय की जो शक्ति एवं प्रक्रिया दी है वह उसी शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रयोग इस अधिनियम में अपील तथा पुनरीक्षण में करेगा। यानी सीआरपीसी 1973 में जो सेशन कोर्ट से उच्च न्यायालय में अपील की और पुनरीक्षण यानी रिव्यू की प्रक्रिया दी है, एग्जैक्टली वही प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत अपनाई जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 27 की हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं रिव्यू के लिए, पुनरीक्षण के लिए। तो इस तरह से ये अधिनियम समाप्त होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अधिनियम पढ़ा है और इससे सवाल पूछा जाना काफ़ी ज़्यादा संभावित है। तो ये अब अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसको कहीं कहीं शार्ट में पोका 1988 कहते हैं। पोका इसे शार्ट में कह देते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के विशेष रेफरेंस में हमने आपको बताया। तो इस तरह से ये अधिनियम कंप्लीट होता है। अब अगर आपको लगता है कि कहीं पे इसमें कोई कमी है, कुछ छूट गया है या कुछ गलत है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आप मिल करके उस समस्या का समाधान करेंगे और नेक्स्ट अधिनियम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। आप पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।